गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट हार्मोन के बारे में, पादप हार्मोन के बारे में जानकारी ली थी और आज के क्लास में हम लोग जंतु हार्मोन या एनिमल हार्मोन के बारे में जानकारी लेंगे। तो एनिमल हार्मोन या जंतु हार्मोन कहाँ क्या होता है, हार्मोन क्या है, इसको हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, एक बार यहाँ भी जानकारी लेंगे। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हैं जो समस्त रासायनिक क्रियाओं के जीवों में जो समस्त रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रण, नियमन एवं सामंजस्य, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने में सहायक होते हैं और इसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो जंतु में हार्मोन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती है। तो जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको हम लोग जानकारी अभी लेंगे कि कौन कौन सी ग्रंथियां जंतुओं में पाई जाती है। तो फर्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां या इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये किस प्रकार की ग्रंथियां होती हैं हम लोग देखें। ये ग्रंथि जंतु के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में ये स्थित होती है और इन ग्रंथियों से जो निकलता है स्राव, ये सभी ग्रंथियां, तीनों प्रकार की ग्रंथियों से स्राव निकलता है, सेक्रीशन होता है कुछ न कुछ पदार्थ का। तो इन ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों जिससे जो स्राव होता है, सेक्रीशन होता है, उसको ही हम लोग हार्मोन कहते हैं। तो ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव जो है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है, हार्मोन का जो स्राव है वो सीधे रक्त में मिला दिया जाता है, यानी ग्रंथियों के अंदर स्राव होता है और डायरेक्ट इसको रक्त में मिला दिया जाता है और रक्त के द्वारा ही ये विशेष अंगों तक पहुंचा दिए जाते हैं जहां इनकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अंतःस्राव के स्थानांतरण के लिए कोई नलिका या डक्ट यहाँ पे नहीं पाई जाती है, इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियाँ या डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। ये सभी ग्रंथियां जो हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथि है उसको हम लोग बहिःस्रावी ग्रंथियां या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और ये ग्रंथियां खास तरह की होती है क्योंकि ये अपना स्राव या सिक्रीशन जो है वो विशेष प्रकार की नलिकाओं के द्वारा बाहर निकालती हैं, यानी नलिका के द्वारा शरीर के आवश्यक भागों में ये अपना सेक्रीशन या स्राव को छोड़ देती हैं, इसलिए इनको बहिःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे यकृत, लार ग्रंथियां, एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में पूछ देता है। तीसरा जो प्रकार है मिश्रित ग्रंथियां, तो ये ऐसी ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां यानी इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों प्रकार के ग्रंथियों की तरह ये कार्य करते हैं, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है पैंक्रियाज, वृषण, अंडाशय, टेस्टिस, ओवरी, ये सभी मिश्रित ग्रंथियां हैं क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के तरह हार्मोन भी निकालते हैं और साथ साथ में बहिःस्रावी ग्रंथियों के जैसे स्राव के रूप में कुछ पदार्थ ये निकालते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम लोग देखें कि हार्मोन को रासायनिक दूत या केमिकल मैसेंजर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्रावित हार्मोन होते हैं वो जहाँ स्राव होता है इनका वहाँ नहीं काम करके दूत की तरह दूसरे अंगों तक पहुँचते हैं और दूरवर्ती अंगों पे जाके अपनी क्रियाओं द्वारा उसको प्रभावित करते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग रासायनिक दूत या केमिकल मैसेंजर के नाम से जानते हैं और इसको हम लोग हार्मोन को रासायनिक नियामक या केमिकल कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं क्योंकि ये विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को
शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती है उनको प्रभावित करते हैं, इसलिए इसको केमिकल कोऑर्डिनेटर या रासायनिक नियामक भी हम लोग कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि स्थानीय हार्मोन या लोकल हार्मोन किसको कहते हैं। तो सामान्यतः जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ उत्पन्न होते हैं उत्पत्ति स्थल से वे दूर जाकर स्थित कोशिकाओं के ऊपर क्रिया करते हैं और वहाँ पे अपनी क्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन स्थानीय हार्मोन जो है वो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहीं अपने उत्पत्ति स्थल पर ही क्रिया प्रतिक्रिया का प्रभाव दर्शाते हैं, इसलिए इनको हम लोग लोकल हार्मोन के नाम से जानते हैं। जैसे गैस्ट्रिन, सिक्रिटिन, ये सभी लोकल हार्मोन हैं, स्थानीय हार्मोन हैं। तो हार्मोन शब्द जो है उसका मीनिंग क्या है, हार्माओ या हॉर्मेसिन से बना है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना या टू स्टिम्युलेट, उत्तेजित करना। तो उत्तेजित करके ये क्रियाओं को क्या करते हैं, करने के लिए बाध्य करते हैं। जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए आगे उत्तेजित करते हैं ये हार्मोन। और हार्मोन की खोज किसने की, स्टार्लिंग एवं बेलिस ने सम्मिलित रूप से हार्मोन की खोज की थी 1905 ईस्वी में। तो हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो एक नंबर है कोशिका विभाजन और वृद्धि में ये सहायक है। कोशिका विभाजन होगी तभी वृद्धि होगा, तो कोशिका विभाजन करके वृद्धि में ये सहायता करते हैं। दूसरा क्या है, मेटाबॉलिक क्रियाएं, जो जीव जंतुओं की मुख्य क्रियाएं जो लगातार होती रहती हैं शरीर में, तो उन क्रियाओं को नियंत्रण करना और समन्वय स्थापित करना। तीसरा काम जो है, जैविक क्रियाओं के बीच सामंजस्य या समन्वय स्थापित करने का काम इन हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो जंतु हार्मोन की उत्पत्ति स्थल कहाँ ये हार्मोन उत्पन्न होते हैं, तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में हार्मोन जो है वो हम लोग देखे अभी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलती है, एंडोक्राइन ग्लैंड से। लेकिन अमेरुदंडी प्राणी या इनवर्टिब्रेट्स जो हैं उनके नर्व ग्रंथियों में स्थित न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स द्वारा स्रावित होते हैं ये हार्मोन, इसलिए इसको न्यूरो हार्मोन्स भी कहते हैं। हम लोग देख लें कि कौन कौन सी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हम लोगों के शरीर में किस किस अंगों से के पास पाई जाती है, स्थित होती हैं, और इनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं, स्रावित होते हैं, और इनका हम लोगों के शरीर में और समन्वय और नियंत्रण में इनका क्या योगदान है, इसको हम लोग डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो हम लोगों के सिलेबस में पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, जो जस्ट बिलो ब्रेन यानी ब्रेन के नीचे यहाँ पे स्थित होता है। दूसरा ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जो नेक में या गले में प्रेजेंट होता है, श्वास नली और स्वर यंत्र के बीच। और तीसरा जो ग्रंथि है पैंक्रियाज, वो स्टोमक के यानी आमाशय के नीचे स्थित होता है। अग्नाशय ग्रंथि, जो एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके बाद एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड, जो दोनों किडनी के ऊपर स्थित होता है। ओवरी है, जो फीमेल में पाया जाता है, ओवरी गोनाड्स यानी रिप्रोडक्टिव जो सेल्स है उनमें, और टेस्टिस मेल में पाया जाता है। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेंगे और इनसे निकलने वाले हार्मोन और उनका कार्य किस प्रकार का है, उनके कमी से या उनके अधिकता से क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं। तो फर्स्ट जो ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो यहाँ पे स्थित होती है ब्रेन में, हम लोगों के मस्तिष्क या खोपड़ी के अंदर स्फेनॉइड हड्डी में बने सेला टर्सिया नामक गड्ढे में ये स्थित होती है। और इसका आकार जो है वो मटर के दाने के आकार की होती है, और इसका वजन 500 मिलीग्राम या 0.5 ग्राम होता है। यानी इसका वजन जो है वो बहुत कम होता है, और ये सबसे छोटा इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इस इंडोक्राइन ग्लैंड से हम लोगों को देखना है खास
रूप से कि इससे क्या क्या हार्मोन निकलते हैं और उनका हम लोगों के शरीर में क्या क्या कार्य है। पिट्यूटरी ग्रंथि के पास में ही यानी अग्र मस्तिष्क के फोर ब्रेन के सतह पर जस्ट बिलो द थैलेमस के ठीक नीचे हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि के पास में ही हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है और पिट्यूटरी ग्रंथि से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनको नियंत्रित करने का काम इसका होता है। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि का मास्टर कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को सभी इंडोक्राइन ग्रंथियों का मास्टर कहते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, और हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि का मास्टर के नाम से, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के सेक्रीशन को, स्राव को भी नियंत्रित करता है। तो हम लोग अभी पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या इसको हाइपोफिसिस भी बोलते हैं, तो इस ग्रंथि के बारे में हम लोग अभी जानकारी लेंगे कि इससे किस किस तरह के हार्मोन निकलते हैं और ये किस प्रकार सजीवों के नियंत्रण और समन्वय में मदद करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उसको तीन भाग उसके होते हैं, अग्रपिंड या एंटीरियर लोब, और उसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, और इससे महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होते हैं। मैक्सिमम जो हार्मोन है वो अग्रपिंड या एंटीरियर लोब से ही स्रावित होते हैं। मध्य पिंड है बीच वाला भाग, और पश्च पिंड पोस्टीरियर लोब, और न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको बोलते हैं। तो मैक्सिमम जो हार्मोन है वो इसके अग्र पिंड से, एंटीरियर लोब से ही सिक्रीट होता है, स्रावित होता है। अब हम लोग देख ले कि कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि से। तो फर्स्ट जो है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और ये जो है वो अग्र पिट्यूटरी भाग एंटीरियर लोब से निकलता है। इसका स्वभाव कैसा होता है, प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन प्रकृति का ये होता है, और ये एड्रीनल ग्रंथि के, एड्रीनल कॉर्टेक्स के वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी एड्रीनल ग्रंथि के जो हार्मोन है उनको, उनके स्रावित होने को नियंत्रित करता है, उनसे जो हार्मोन स्राव होता है उनको नियंत्रित करता है। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स के वृद्धि को नियंत्रित करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। तो इसका कार्य हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अधिकता से अगर ये हार्मोन ACTH या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि हार्मोन की बहुत ही कम मात्रा हम लोगों के शरीर में उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये अधिकता में यानी ज़रूरत से ज़्यादा अगर निकल रहा है, स्रावित हो रहा है, तो वो भी हम लोगों के लिए हानिकारक है। तो इसके कारण, अधिकता के कारण कुंसी वर्ण का रोग होता है, और इसकी कमी से एडिशन रोग होता है, जिससे प्रजनन की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें सबसे छोटी है, और इसका हम लोग वज़न देखें 500 मिलीग्राम या 0.5 ग्राम मटर के दाने की आकृति की होती है। और मास्टर ग्रंथि इसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्यों कहते हैं मास्टर ग्रंथि, क्योंकि यह अन्य जितनी भी अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं उनके क्रिया विधियों को नियंत्रित और नियमित करते हैं। उनसे अन्य जितनी भी ग्रंथियां हैं उनके सेक्रीशन को कंट्रोल करता है और नियमित करता है, तो इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा जो हार्मोन है TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये ACTH है वो एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और यह भी अग्र पिट्यूटरी भाग से निकलता है ये हार्मोन।
और इसकी प्रकृति देखें हार्मोन की, तो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है जो जल में घुलनशील होता है। इसका हम लोग कार्य देखें तो थायराइड ग्रंथि के सामान्य वृद्धि को ये नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है उसके संश्लेषण में ये सहायता करता है TSH, और आयोडीन चयापचय यानी आयोडीन मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। तो ये सब इनके मुख्य कार्य हैं। अगर TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अधिकता होती है यानी हाइपर सेक्रीशन, ज़्यादा मात्रा में अगर ये हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और चयापचय या मेटाबॉलिक क्रियाओं की दर जो है वो बढ़ जाती है। अगर TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है तो थायराइड ग्रंथि का आकार छोटा हो जाता है और चयापचय या मेटाबॉलिक क्रियाओं की दर जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट जो तीसरा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है वो है GTH या गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। ये जननांगों, गोनैड्स यानी ओवरी तथा टेस्टिस यानी अंडाशय और वृषण को प्रभावित करता है। और ये दो प्रकार का हार्मोन इससे निकलता है, FSH एंड LH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोटीन प्रकृति का होता है, और अग्रभाग पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से ये स्रावित होता है। दूसरा है LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको कि ICSH भी कहते हैं। ICSH मतलब इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इनका काम हम लोग देख लें कि इनका हम लोगों के शरीर में, मनुष्य के शरीर में क्या क्या कार्य है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मादा या फीमेल में अंडाशय या ओवरी के वृद्धि को नियंत्रित करता है और पुरुष में शुक्राणु या स्पर्म के निर्माण में ये सहायता करता है। और LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है या इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मादा में कॉर्पस ल्यूटियम तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव में सहायक है। ये हार्मोन प्रजनन क्रिया या प्रजनन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनमें मदद करता है। इनकी अधिकता से मनुष्य में लैंगिक लक्षणों का विकास कम उम्र में हो जाता है, अधिकता होने से, और इनकी कमी से गौण लैंगिक लक्षणों का विकास नहीं हो पाता है। तो चौथा जो हार्मोन है LTH यानी ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, और इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन PH, और इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। तो तीन नाम है इसके, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन LTH, PH यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड लैक्टोजेनिक हार्मोन, तीनों नाम इसके हैं। और इसका स्वभाव कैसा होता है, प्रोटीन। इसका कार्य हम लोग देखें तो कॉर्पस ल्यूटिकम को बनाए रखने तथा प्रोजेस्टेरॉन के स्राव को नियमित रखने में ये सहायता करता है, और स्तन के वृद्धि के साथ साथ दूध के स्राव को बनाए रखता है स्त्रियों में। और इसकी अधिकता, अगर LTH हार्मोन की अधिकता हो जाती है शरीर में तो प्रजनन क्षमता में कमी होने लगती है, इनफर्टिलिटी होने लगता है, और इसकी कमी से बच्चे के जन्म के बाद माँ में दूध का उत्पादन जो है वो कम होने लगता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या पिट्रेसिन इसको कहते हैं, या इसका और भी एक नाम है वेसोप्रेसिन। तो इसका भी तीन नाम है, देखना होगा ध्यान से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या पिट्रेसिन या वेसोप्रेसिन। ये पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का होता है, और ये हार्मोन जो है वो ध्यान देना होगा कि पोस्टीरियर लोब यानी पश्च भाग से, पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है।
दो दो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से निकलता है, और बाकी जितने भी हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे वो सभी अग्र भाग से निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि के। तो एक है एडीएच, और दूसरा जो हार्मोन है जो पश्च भाग से निकलता है उसका नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो आगे हम लोग एडीएच के बारे में देख लेते हैं। तो एडीएच का कार्य क्या है, शरीर में जल संतुलन में ये सहायता करता है, क्योंकि जब किडनी में वाटर का जो रीएब्सॉर्प्शन होता है ब्लड में, उस समय ये मदद करता है जल के संतुलन में। और शरीर अगर इसकी अधिकता होती है शरीर में एडीएच हार्मोन की, तो जल का संतुलन जो है शरीर में वो बिगड़ जाता है। और अगर इसकी कमी होती है एडीएच हार्मोन की, तो किडनी में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्त में मात्रा बढ़ जाती है यूरिया की, जिसको यूरीमिया कहते हैं। और पानी का यूरिन के साथ पानी का अतिरिक्त मात्रा जो है वो निकलने लगता है, जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। तो इस तरह से इसकी कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस और यूरीमिया जैसे बीमारी होती है। तो नेक्स्ट जो हार्मोन है जो निकलती है पिट्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से, ऑक्सीटोसिन, उसको हम लोग यहाँ एक बार देख लें। तो ये वॉलेंट्री मांसपेशियों के संकुचन में और समन्वय में सहायता करते हैं। बच्चे के जन्म के बाद स्त्रियों में जो स्तन ग्रंथि से दूध के स्राव में, और पुरुष में शुक्राणु या स्पर्म के निकलने में मदद करता है। यह पित्ताशय, मूत्राशय और आंत के संकुचन में मदद करता है। तो दो हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है वो पश्च भाग से निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि के। तो दोनों हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट जो हार्मोन है जो अग्र भाग से निकलता है, जीएच या ग्रोथ हार्मोन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन जो प्रोटीन नेचर का होता है, और इसका कार्य क्या है, शारीरिक वृद्धि में, इसका नाम ही है ग्रोथ हार्मोन। तो ये ग्रोथ में यानी शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है। अब देखिए, इसकी अधिकता के कारण बच्चों में वृद्धि ज़्यादा होने लगती है, जिससे बच्चों की लंबाई जो है वो अधिक बढ़ जाती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगेंटिज्म बीमारी, जिससे लंबाई जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। और वयस्क में एक्रोमेगेली रोग होता है इसके ग्रोथ हार्मोन के अधिकता के कारण, जिससे नाक तथा कान के सिरे फूल जाते हैं, हाथ पैर और निचला जबड़ा जो है वो भारी हो जाता है। और इसकी कमी अगर है ग्रोथ हार्मोन की, तो क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है और बौनापन या डवार्फिज्म हो जाता है, और लैंगिक रूप से कम विकसित होते हैं बच्चे। तो इस प्रकार हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं उसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि व्यवहारिक उपयोग पिट्यूटरी ग्रंथि का क्या होता है। पिट्यूटरी हार्मोन जो निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि से, उसका व्यवहारिक उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका टीका लगाकर दूध देने वाले पशुओं से अधिकतम दूध उत्पादन किया जाता है, और इसका टीका लगा देने से पशु जो है वो ज़्यादा मात्रा में दूध का प्रोडक्शन उत्पादन करने लगते हैं। और नर तथा मादा मछलियों में इस पिट्यूटरी हार्मोन का इंजेक्शन लगाने से उनमें कृत्रिम प्रजनन क्रिया कराई जाती है। इस प्रकार हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि के कार्य और इनसे निकलने वाले हार्मोन, इनको याद रखना होगा ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में जानकारी लेंगे। तो थायराइड ग्रंथि जो है वो इसका पोजीशन देख ले कहाँ है, श्वास नली के दोनों ओर स्वर यंत्र, यहाँ देखिए हम लोग, ये श्वास नली है, ये ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया के दोनों तरफ ये ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, और स्वर यंत्र यहाँ है, स्वर यंत्र और ट्रैकिया के बीचों बीच ये स्थित होती है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ
कार्टिलेज रिंग के बीच इस्थमस झिल्ली से ये दोनों लोब जो है वो 2 लोब में बटा हुआ रहता है। बटरफ्लाई शेप की ये ग्रंथि होती है। तो इस तरह से इसकी स्थिति यहाँ पे होती है। लैरिंग्स और ट्रैकिया श्वास नली के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे ये स्थित होता है। अब इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरॉक्सिन या ट्राईआयोडोथायरोनिन, और दूसरा जो हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन। तो हम लोगों को यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य के बारे में पढ़ना है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आयोडीन युक्त प्रोटीन या एमिनो एसिड नेचर का प्रकृति का होता है। और थायरॉक्सिन का काम हम लोग देखें कि ये मेटाबॉलिक क्रियाओं का नियंत्रण यानी बसल मेटाबॉलिक रेट BMR को नियंत्रित करता है। दूसरा जो कार्य है इसका रक्त में शर्करा की मात्रा, रक्त में शुगर की मात्रा को ये बढ़ा देता है, लेकिन सीरम कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड की मात्रा को कम कर देता है। प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों के पाचन में ये सहायता करता है। इसका मेन काम मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय क्रिया में मदद करना। RBC के नियंत्रण में ये सहायक है और इसकी कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट काम इसका क्या है? थायरॉक्सिन का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट इसका कार्य देखें, शरीर के तापमान को ये नियंत्रित करता है। शुगर या शर्करा के अवशोषण में सहायता करता है। अस्थियों में यानी हड्डियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस को मुक्त कराता है और कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस में ये सहायता करता है। अब देखिए इसकी अधिकता में अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा आवश्यकता में स्रावित होगा तो क्या होता है? एक्सोप्थेल्मिक क्वाइटर या ग्रेव्स रोग इसको बोलते हैं, जिसमें आँखें जो है, यहाँ देखें आँखें जो हैं वो उभर आती हैं और हृदय गति बढ़ जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। अगर इसकी कमी बच्चों में होती है तो क्रेटिनिज्म, बच्चों में इसकी कमी से क्रेटिनिज्म रोग होता है, जिससे शारीरिक अंगों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। त्वचा मोटी खुरदुरी हो जाती है और पेट जो है वो निकल जाता है, जैसा कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं। पेट जो है वो निकल जाता है, त्वचा मोटी खुरदुरी हो जाती है और शारीरिक अंगों का विकास भली भांति नहीं हो पाता। और वयस्कों में इसके कारण मिक्सीडीमा, सारा ये याद रखने का चीज़ है। तो वयस्कों में मिक्सीडीमा रोग होता है और इसके कारण बसल मेटाबॉलिक रेट जो है, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो हैं वो ठीक से नहीं हो पाती, जिससे रक्त दाब कम हो जाता है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, याद रखने की शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है और शारीरिक शक्ति भी घटने लगती है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों को एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है कि हेगा रोग या ग्वाइटर जो है वो भी थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है, जिसके कारण गला जो है वो फूल जाता है, दर्द होता है। तो इस तरह से इससे होने वाले कई रोग जो हम लोग देख रहे हैं, एक्सोप्थेल्मिक क्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज़ या क्रेटिनिज्म या मिक्सीडीमा और घेघा रोग, इन सब के बारे में याद रखना होगा। नेक्स्ट जो है हार्मोन ग्लैंड वो है अग्नाशय या पेंक्रियास। ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी इन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य ये करती है। और इसकी स्थिति कहाँ होती है? उदर गुहा में अमाशय के नीचे ये स्थित होता है, अमाशय के पास। और इसका बहिःस्रावी ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे अग्नाशयिक रस यानी एंजाइम निकलता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि में पेंक्रियाज में स्थित लैंगर्स हैंस की दीपिकाएं होती हैं, जिस आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस
जिसमें अल्फ़ा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं होती हैं। तो अल्फ़ा कोशिकाओं और बीटा कोशिकाओं से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को मेनली इंसुलिन के बारे में पढ़ना है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो बीटा कोशिकाओं से निकलता है, याद रखना होगा। और ये प्रोटीन जातीय हार्मोन है। अब इंसुलिन का हम लोगों के शरीर में, मनुष्य के शरीर में क्या क्या काम है हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, रक्त में शर्करा या शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी नियंत्रित करता है। दूसरा कार्य इसका क्या है, रक्त में प्रोटीन की मात्रा को संश्लेषित कर ग्लाइकोजिनेसिस को रोकता है। ग्लाइकोजिनेसिस यानी ग्लाइकोजन निर्माण को रोकता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी ये नियंत्रित करता है और लीवर में कीटोन के निर्माण को रोकता है। अब हम लोग देखें कि इंसुलिन का अधिक सिक्रीशन होने से, ज़्यादा स्राव होने से हाइपोग्लासीमिया रोग होता है, जिसमें काफ़ी थकान होती है और अचेतन की स्थिति यानी सेंसलेस हो जाता है मनुष्य, और रक्त में शर्करा की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। और अगर इसकी इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है तो कम स्राव से मधुमेह या डायबिटीज़, जिसको हम लोग शुगर डिजीज़ भी बोलते हैं, वो रोग होता है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो मूत्र के साथ शरीर के बाहर निकल जाता है, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और लीवर में संचित ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंचता और ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है, जो 80 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से बढ़ जाती है, जिसे हाइपर ग्लासीमिया कहते हैं। पेंक्रियास को लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं और थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर त्रिभुज के आकार की आकृति इसकी होती है। इसका भार जो है 10 ग्राम के जैसा होता है और इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। तो कॉर्टेक्स से कॉर्टिकल हार्मोन स्रावित होता है और अंदर का जो मेडुला पोर्शन है, मेडुला भाग है अंदर का, उससे एड्रेनलिन हार्मोन इससे स्रावित होता है। तो देखिए हम लोग एड्रेनल हार्मोन या इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। ये लिपिड या वसा प्रकृति का होता है और इसके कार्य देखें तो ये हृदय गति को बढ़ा देता है, कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा देता है, रक्तचाप को बढ़ा देता है। यह कोरोनरी तथा स्केलेटल पेशियों के रक्त नलिकाओं को छोड़कर अन्य सभी रक्त नलिकाओं को संकुचित कर देता है। यह ब्रोंक्यूल्स को फैला देता है, जिससे श्वसन दर तथा गहराई बढ़ जाती है, यानी सांस लेने में कष्ट जो होता है। तो उस समय एड्रेनल इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि एड्रेनल क्या करता है, ब्रोंक्यूल्स को फैला देता है, जिससे श्वसन दर और गहराई जो है वो बढ़ जाती है। तो श्वसन कष्ट में एड्रेनलिन इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है। आँख की प्यूपिल जो है, पुतली जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके छिद्र को बढ़ा देता है। आंसू ग्रंथि के स्राव को भी ये बढ़ा देता है। त्वचा के पेशियों एरेक्टोर्स पिलाई को संकुचित कर रोंगटे खड़े कर देता है। शरीर के तापक्रम को क्षय होने से भी ये रोकता है और यह रीनल परिवहन को घटा देता है। लेकिन मूत्राशय के स्फिंक्टर पेशियों में लगातार संकुचन से बार बार पेशाब लगता है। इस हार्मोन का स्राव अचानक गुस्सा या डर जाने के समय होता है, जिसके कारण शरीर जो है वो आपातकालीन स्थितियों से जूझने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अचानक से डर या अचानक से गुस्सा आने से
जो हम लोगों के रोंगटे और आँख जो है खड़े पुतलियाँ जो बड़ी हो जाती हैं, तो उससे जूझने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसका एड्रेनलिन हार्मोन जो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, उसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देखें कि इसकी अधिकता से, एड्रेनलिन की अधिकता से शरीर में उत्तेजना अधिक उत्पन्न होती है और आकस्मिक घटनाओं से लड़ने या जूझने में मनुष्य को ये तैयार करता है या भागने को बाध्य कर देता है। और रक्तचाप को भी ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है इसकी अधिकता के कारण। और अगर एड्रेनलिन की कमी होती है तो श्वसन रोग या ब्रोंकाइटिस होता है और रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर तथा लैंगिक लक्षण जो है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट जो ग्रंथि है जनन ग्रंथि या गोनाड्स, जो मिश्रित ग्रंथि है और इससे लिंग हार्मोन का स्राव होता है गोनाड्स से या जनन ग्रंथियों में से। तो पुरुष में पाए जाने वाले गोनाड्स को वृषण या टेस्टिस कहते हैं और इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो वृषण या टेस्टिस के अंदर स्थित लीडिंग की कोशिकाओं या लीडिंग सेल्स से स्रावित होता है। लीडिंग सेल्स से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। तो इस हार्मोन का क्या क्या कार्य है? तो मनुष्य में दाढ़ी तथा ये हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में सिर्फ पाया जाता है, स्रावित होता है। तो पुरुषों में दाढ़ी तथा मूंछ का विकास करना, दूसरा काम गुप्तांगों पर बाल उगना, गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना, स्वर भारी होना तथा जनन अंगों के विकास में नियंत्रण करना इसका कार्य है। वीर्य तथा स्पर्म के निर्माण में सहायता करना। अगर टेस्टोस्टेरोन की अधिकता होती है शरीर में तो क्या होता है? पुरुषों की स्तन ग्रंथि फूल जाती है, यानी महिला वाला लक्षण आ जाता है। दूसरा जो है वीर्य पतन अधिक होता है और गौण लैंगिक लक्षणों का विकास परिपक्वता से यानी मैच्योरिटी से पहले ही हो जाता है। और अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है तो पुरुषों में नपुंसकता का गुण आ जाता है, दाढ़ी मूंछ नहीं उगती और गौण लैंगिक लक्षण का विकास शीघ्र नहीं होता। और दूसरा जो गोनैड है, दूसरा जो जनन ग्रंथि है, तो स्त्रियों में पाए जाने वाले गोनैड या जनन ग्रंथि को अंडाशय या ओवरी कहते हैं और यह एग के साथ हार्मोन भी स्रावित करता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और टेस्टिस या वृषण जो है वो शुक्राणु और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है, इसलिए इन दोनों को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो ओवरी या अंडाशय से दो हार्मोन निकलता है, फर्स्ट है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन जो है वो अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है और प्रोजेस्टेरोन जो है वो अंडाशय के कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। तो ये सब एकदम याद रखना होगा। ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। और कार्पस ल्यूटियस से स्रावित हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन। तो दोनों का कार्य हम लोग देख लेते हैं। तो एस्ट्रोजन जो है वो मादा में स्तन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। गुप्तांगों पर बालों का उगना इसके कारण होता है। मासिक चक्र नियंत्रित करता है ये हार्मोन और जनन अंगों के विकास में स्त्रियों में सहायता करता है और गले का आवाज़ पतला करने में भी स्त्रियों का मदद करता है। स्त्रियों में जो गले का आवाज़ पतला हो जाता है तो उसमें ये मदद करता है। इसकी अधिकता में, एस्ट्रोजन की अधिकता में औरतों के चेहरे पर भी दाढ़ी मूंछ निकल आती है और समय से पहले गौण लैंगिक लक्षण जो है वो प्रकट होने लगते हैं समय से पहले ही। और इसकी कमी अगर होती है तो गौण लक्षणों का विकास नहीं हो पाता और प्रजनन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। मासिक चक्र जो है वो अनियमित होने लगती है।
नेक्स्ट जो प्रोजेस्टेरॉन है उसके कारण उसका कार्य क्या है, तो फर्स्ट कार्य क्या है, अंड या एग तथा भ्रूण विकास में ये सहायता करता है और प्रसव के समय गर्भाशय की पेशियों के प्रसारण तथा संकुचन में सहायता करता है, जिससे प्रसव आसानी से हो जाता है। दूध के स्राव में यह सिक्रीशन में सहायता करता है। और इसकी अधिकता में देखें, गौण लैंगिक लक्षण उम्र से पहले ही प्रकट होने लगती है प्रोजेस्टेरॉन की अधिकता के कारण। और अगर इसकी कमी होती है तो अंड या ओवा का निर्माण नहीं हो पाता, गर्भ धारण करने की क्षमता कम हो जाती है और प्रसव के समय पेशियों में संकुचन नहीं होता, जिसके कारण प्रसव होने में शीघ्र कष्ट होता है, प्रसव शीघ्र नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम लोगों को सिलेबस में जितने भी हार्मोन्स है, उस जंतु हार्मोन, उसके बारे में हम लोग अभी जानकारी ले चुके हैं और ये सारा तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।